बीबीसी इंडिया बोल 19 मार्च दिन शनिवार। मैं हूं वात्सल्य राय। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था। उसके 24 दिन बाद संघर्ष जारी है। यूक्रेन को बड़ी क्षति होने का अनुमान है, लेकिन पश्चिमी देशों के वार एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि रूस की सैन्य बढ़त ठप हो गई है। आप क्या सोचते हैं? यूक्रेन से युद्ध में पुतिन का गेम प्लान कितना कामयाब रहा है? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। कार्यक्रम में शामिल होंगे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। यूक्रेन के मारियुपोल शहर के मेयर ने बताया है कि यहां सड़कों पर संघर्ष जारी है। इसकी वजह से बम धमाके में क्षतिग्रस्त हुए थिएटर के मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम प्रभावित हो रहा है। मेयर ने बीबीसी को बताया है कि जब संघर्ष की रफ्तार कम होती है तभी बचावकर्मी लोगों को बाहर निकाल पाते हैं। अधिकारियों ने कल जानकारी दी थी कि 130 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। ये माना जा रहा है कि अब भी सैकड़ों लोग तहखाने में फंसे हो सकते हैं। यूक्रेन का आरोप है कि इस थिएटर को नागरिकों के आश्रय स्थल के तौर पर चिन्हित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी रूस ने इस पर हमला किया। रूस इस इमारत को निशाना बनाए जाने के आरोप को गलत बताता रहा है। मेयर वादिम वोशेंको ने बताया है कि बीते 5 दिन में 40,000 लोग शहर से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं, जबकि 20,000 लोग बाहर निकलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिमी यूक्रेन में एक भूमिगत हथियार डिपो को निशाना बनाने के लिए उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल की। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमले में डिपो को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। ये माना जा रहा है कि इस संघर्ष में रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल की है। इन मिसाइलों की रफ्तार आवाज की गति से 5 गुना होती है। यूक्रेन की सेना के एक प्रवक्ता ने हथियार डिपो पर हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से अपील की है कि संघर्ष खत्म करने के लिए समग्र बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि जंग खत्म करने के लिए बातचीत का समय आ चुका है। दोनों देशों के बीच निचले स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक खास प्रगति नहीं हुई है और इसके लिए दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन की ओर से आज तड़के एक वीडियो जारी किया गया। जेलेंस्की ने इसके जरिए बातचीत की अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के पास अपनी गलतियों के जरिए हो रहे नुकसान की भरपाई का ये आखिरी मौका है। यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी हिस्से में स्थित ज़ेपोरिज़िया शहर में रूस के रॉकेट हमले के बाद कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कर्फ्यू की अवधि 38 घंटे की होगी। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि रॉकेट हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। मारियुपोल से भागकर कई लोग यहां पहुंचे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फामियो किशिदा 2 दिन के दौरे पर भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में वो यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। हाल के वर्षों में भारत और जापान खासे करीब आए हैं। ये माना जाता है कि क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव दोनों देशों को साथ लाने की प्रमुख वजह है। हालांकि रूस को लेकर दोनों देशों का रुख अलग है। जापान ने यूक्रेन पर रूस के हमले का कड़ा विरोध किया है। यूक्रेन को जापान की ओर से मदद भी भेजी गई है। जापान और भारत क्वाड ग्रुप में भी सहयोगी हैं। इस समूह में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। चीन में कोविड-19 से पीड़ित 2 लोगों की मौत हुई है। बीते साल जनवरी के बाद से वायरस से हुई ये पहली मौतें हैं। ये दोनों मामले जिलिन प्रांत के हैं। अधिकारियों ने बताया है कि मरने वाले दोनों लोग बुजुर्ग थे और कई बीमारियों से पीड़ित थे। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। इसके तहत मामले मिलने पर पूरे शहर में लॉकडाउन किया जाता है और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाती है। ये थे शाम 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल। फेसबुक और यूट्यूब पर बीबीसी हिंदी का डिजिटल प्रसारण इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था। तब से अब तक 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है।
कई स्रोतों से मिल रही जानकारी में यूक्रेन को बड़ी क्षति होने का अनुमान है, लेकिन झटके रूस को भी कम नहीं लगे हैं। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट यानी युद्ध के जो विशेषज्ञ हैं और नाटो के अधिकारी जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि रूस की सैन्य बढ़त ठप सी हो गई है और वो शायद ही कभी अपना लक्ष्य हासिल कर सके, यानी वो लक्ष्य जिसके साथ संघर्ष की शुरुआत की थी उसमें रूस को कामयाबी नहीं मिल पाएगी। आप क्या सोचते हैं, यूक्रेन से युद्ध में व्लादिमीर पुतिन का गेम प्लान कितना कामयाब हुआ? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1800-11-7000 और 1800-102-7001। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। स्वागत है फैसल साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इंडिया बोल में श्रोताओं की आवाज शामिल करने के पहले आपको बता दें कि आज तड़के यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से अपील की कि वो जंग खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर आए। सुनिए जेलेंस्की ने क्या कहा। Тому переговори про мир, про безпеку для нас, про безпеку для України, вони змістовні, чесні, без затягування. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे थे कि यह अहम है कि हमारी सुरक्षा को लेकर शांति वार्ता हो, बिना देर किए हुए निष्पक्ष बातचीत होनी चाहिए। ये रूस के पास आखिरी मौका है जब वो अपनी गलतियों से हो रहे नुकसान को कम कर सके। हम हमेशा से बातचीत पर जोर देते रहे हैं, बातचीत की पेशकश करते रहे हैं, शांति के समाधान को आगे रखते रहे हैं। ऐसा सिर्फ हमले के 23 दिन के दौरान ही नहीं हुआ है। और अब मैं ये चाहता हूं कि हर कोई मेरी बात सुने, खास तौर पर रूस ये सुने कि अब मुलाकात और बातचीत करने का वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है जब यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बहाल हो और उसे न्याय मिले, नहीं तो रूस की ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई में आपको कई पीढ़ियां लग जाएंगी। एक और आवाज सुन लीजिए, ये रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता है इगोर कोनाशेन्कोव। 18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет. रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कोनाशेन्कोव बता रहे हैं कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किंजाल मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन के भूमिगत हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है। इस डिपो में मिसाइल और हवाई जहाज से दागे जाने वाले गोला बारूद मौजूद थे। ये हमला पश्चिमी यूक्रेन में किया गया। यानी साफ है, एक तरफ से बातचीत की पेशकश है, दूसरी तरफ रूस के हमले जारी हैं। रूस बता रहा है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। जिन शहरों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है उनमें से यूक्रेन का वो शहर है मारियोपोल। मारियोपोल में शहर की सड़कों पर संघर्ष हो रहा है, ये मेयर ने जानकारी दी है। यहां बुधवार को थिएटर पर हुई बमबारी के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के काम में भी लगातार जारी संघर्ष की वजह से दिक्कत आ रही है। शहर में स्थिति दयनीय हो रही है। 3 लाख नागरिक करीब करीब फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मारियोपोल के जो मेयर हैं उन्होंने बीबीसी को बताया कि उनकी जो सेना है वो अपने पैर जमाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन दुश्मन की सेना हमारी सेना से बड़ी है। ये मेयर का कहना है। दुश्मन की सेना यानी रूस की सेना की वो बात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे फैसल साहब से, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। सर मैं गुजरात से डीके परमार बोल रहा हूँ। जी परमार साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मोहम्मद अली साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। 50 साल से बीबीसी सुनता हूँ। जी 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 स्वागत है, अपनी बात रखिए। अमेरिका जंग लड़ाता है, लड़ता नहीं है। मेन कजिया का युद्ध का कारण गैस पाइपलाइन 2 है, क्योंकि रसिया 40 यूरोपियन राष्ट्रों को गैस सप्लाई 40% करता है। यूरोपियन राष्ट्र सिर्फ हाया करता है, युद्ध में जोकेंगे नहीं, मदद नहीं करेंगे अमेरिका को, क्योंकि सबने मिलकर अकेला छोड़ दिया। सर हेर संगेत बात यह है कि यूनो क्वाड ऐसा वैश्विक संगठनों मुख प्रेक्षक बिना नख नौर के सिंह जैसा बन गया है। भारत को अपने बलबूते पर जीना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में तेल की सप्लाई रसिया से आई शुरू हुई है, इसलिए हम आप कई चीजों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। परमार साहब आपने बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल जो है हम फैसल साहब से भी समझना चाहेंगे जो आपने बात की कि क्या वाकई किसी ने बाकी जो नेटो देश है, अमेरिका है, यूक्रेन को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, कितनी सच्चाई है ये अभी हम समझेंगे फैसल साहब से, लेकिन एक और श्रोता इस बीच में है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी मोहम्मद मुजीब, उत्तर प्रदेश
जिला भदोही से। जी मुजीब साहब, क्या कहना है आपको? सर, बर्बादी तो दोनों ही तरफ का होता है जब भी युद्ध होता है। नुकसान तो यूक्रेन का बहुत ज्यादा हुआ है, उसके अपेक्षा जो है रूस का कम हुआ है, यूक्रेन का ज्यादा हुआ। लेकिन हम एक चीज जानना चाहेंगे फैसल साहब से कि नेटो में यदि शामिल हो रहा है यूक्रेन, तो फिर पुतिन साहब को क्या परेशानी है इस बात से, जिसके लिए इतनी बड़ी जो है वो युद्ध छेड़े हुए हैं और आम पब्लिक का काफी नुकसान हो रहा है। सर जी, मैं जैसे आपके समाचार में सुनता हूँ तो आम पब्लिक के ऊपर अब हमला हो रही है। ये किस ढंग का उनका नीति है, कैसा युद्ध चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहीं ये बीच की तरफ तो नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल रखा है वो फैसल साहब से पूछेंगे। फैसल साहब, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। 24 दिन पहले गुरुवार 24 फरवरी की तारीख थी जब पुतिन ने रूस की सेना को अभियान शुरू करने का आदेश दिया, और उन्होंने उस वक्त इसे हमला नहीं बल्कि एक सैन्य कार्रवाई कहा था। लेकिन बाकी दुनिया, खासकर पश्चिमी देश, इसे तब से ही हमला बता रहे हैं। चीन ने उस दौरान हमला कहने से परहेज किया था। जिस समय पुतिन ने आदेश दिया उस समय उनके अंदाज और उनके इरादों की बहुत बात हो रही थी, और उस समय किसी ने शायद ही सोचा था कि यूक्रेन इतने लंबे वक्त तक टिक पाएगा, और खासतौर पर जब अमेरिका ने कह दिया था कि वो यूक्रेन जाकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब कई हमारे श्रोता हैं और जिनमें डीके परमार हैं, मुजीब साहब हैं, ये डीके परमार समझना चाह रहे हैं कि क्या वाकई अकेला छोड़ दिया गया है नेटो को। मुजीब का ये कहना है कि अगर वो नेटो में शामिल यूक्रेन हो भी जाता है तो रूस को क्या दिक्कत है। ये दो सवाल हैं, और इस बीच में एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि रूस की जो बढ़त है वो लगभग ठप सी हो गई है। देखिए, ये तो सही है कि अगर सीधे तौर पर लड़ने की बात है, जंग में शामिल होने की, तो वो अमेरिका और बाकी जो नेटो के जो सहयोगी देश हैं, मित्र देश, उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि एक जर्मनी जैसा एक मुल्क जो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल जंग से एक तरह से किनारा करता रहा है, उसने अपने बजट के को बढ़ाया है रक्षा के लिए, और साथ साथ यूक्रेन को भी बहुत सारे हथियार भेजने की बात कही है। अमेरिका ने 1 बिलियन तक मदद देने की बात कही है। तो एक तरफ तो सीधे नहीं लड़ रहे हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए देखिएगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर रूस की सेना ने जो है, ये जो पश्चिमी इलाका है जो पोलैंड के करीब बसा हुआ है, जिसमें लोबीव भी एक शहर है, और उससे पहले एक ट्रेनिंग सेंटर को, एक सैन्य ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया था पोलैंड के बॉर्डर के पास, तो वो उसको रोकने की कहीं एक तरह से रणनीति है रूस की, ताकि वहां से जो सप्लाई आ रही है, चाहे मदद हो और या उसके बाद जो हथियार आ रहे हैं, उन सप्लाई को रोकने की। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं स्ट्रेटजी जो है वो पश्चिमी देशों की ये है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से अफगानिस्तान से उन्हें बहुत ही बेइज्जत होकर भागना पड़ा है खामोशी के साथ, उसके बाद एक बड़ी पब्लिक मूड जो है वो किसी तरह की जंग में सीधे तौर पर शामिल होने के खिलाफ है। लेकिन शायद हो सकता है कि अमेरिका और बाकी नेटो देशों की ये एक रणनीति हो कि वो अफगानिस्तान में जो एक बार यूएसएसआर को जिस तरह से फंसाया था, उन्होंने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देकर और हथियार देकर, जिसको उस जमाने में वो मुजाहिदीन करते थे, बाद में फिर आतंकवादी का नाम होने लगा, और फिर रूस को वहां से भागना पड़ा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर रूस की भी बात करें तो रूस की तरफ से भी तातार की सेना लड़ रही है, और रूस ने कई चीजें जो की हैं, जैसे मारिउपोल का आप जिक्र कर रहे थे, वो पिछले कई हफ्तों से उनके घेरे में है, और कल जो है वो सारे पश्चिमी देशों के जो विशेषज्ञ और थिंक टैंक थे वो इस बात से मना कर रहे थे, बावजूद इसके कि रूस ने यह दावा किया था कि जो उसकी जो गर्दन है वो हमारे शिकंजे में है उसके बाद। लेकिन आज इस बात को उन्होंने मान लिया कि वहां जो है जंग जो है वो शहर के मध्य तक मारिउपोल में पहुंच चुकी है, और जैसा आपने कहा कि रूस ने अब सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, और अभी भी वो उसने कहा है कि हमने पूरे हथियारों का अभी तक इस्तेमाल शुरू नहीं किया। जी बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास। एक और श्रोता हमारे साथ मौजूद है, फैसल साहब, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं। प्रभात कुमार, जिला कटिहार, बिहार से बोल रहा हूँ। फैसल जी आप और वात्सल जी, आपको दोनों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार प्रभात जी, अपनी बात रखिए। जी, उसी जो है जंग में तो इतना बड़ा मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन भी उससे कम नहीं है, उसको कम में नहीं आंकना है। लेकिन
जान माल और धन का काफी क्षति हो रहा है। इससे पूरा विश्व में भी युद्ध का इतना बड़ा फैल युद्ध का रहा है। असर दिख रहा है और आपको ये लग रहा है कि यूक्रेन भी कम नहीं है। एक और श्रोता है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए आप। वात्सल्य सर, नमस्कार जी नमस्कार सर, कहाँ से? फैसल मोहम्मद अली साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम जी जी। मैं ग्राम डेडगांव, पोस्ट तवलई, तहसील मनार, जिला धार, मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। जी महेंद्र जी बताइए, क्या कहना है आपको इस मुद्दे पर? सर मैं काफी पहले भी बीबीसी में शामिल हुआ था, बीबीसी इंडिया बोल में। जब से रेडियो पे बंद हुआ उसके बाद से आज पहली बार यूट्यूब पे शामिल हुआ हूँ। जी स्वागत है आपका, आप अपनी बात रखिए। सर मेरा मतलब यह है कि जो जब तक यूनाइटेड नेशन का विस्तार नहीं होता, जी जैसे इनको रूस पे अपन ने कार्रवाई की, मतलब मतदान रखा तो उनने वीटो कर दिया। जब तक ये वीटो पावर खत्म नहीं होगा, जब तक इन पश्चिमी देशों की और यूनाइटेड नेशन के 5 स्थायी सदस्यों की मनमानी चलती रहेगी और यूं ही छोटे देशों का शोषण होता रहेगा। जी अपनी बात रखने के लिए महेंद्र जी बहुत आभार आपका। फैसल साहब, जैसा हमारे पहले श्रोता प्रभात कुमार ने कहा और उनका ये कहना था कि यूक्रेन भी कम नहीं है। हालांकि जिस समय ये संघर्ष की शुरुआत हुई और घेरेबंदी रूस की शुरू थी, उस संघर्ष के भी पहले से, तो उस समय माना जा रहा था कि रूस की सेना और यूक्रेन की सेना का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे bbchindi.com के पन्ने पर जोनाथन बील की एक रिपोर्ट भी लगी हुई है, जिसमें जिक्र उन्होंने किया है कि रूस का सालाना रक्षा बजट जो है वो $60 अरब का है, वहीं यूक्रेन का इसकी तुलना में सिर्फ $4 अरब का है। सैनिकों की संख्या की बात करें, हथियार की बात करें, टैंक की बात करें, परमाणु हथियार की बात करें, तो कहीं न कहीं रूस मीलों आगे नजर आता है। और गौर ये भी करना होगा कि जब जंग की शुरुआत हुई तो पहले हफ्ते में ही पुतिन ने न्यूक्लियर पावर को भी अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया था। हमले भी लगातार जारी हैं। फिर क्या वजह है कि अभी तक यूक्रेन घुटने पर नहीं आ पाया, जैसा कई एक्सपर्ट कह रहे हैं? वही बात मैं दोहराऊंगा, जिस तरह से यूएसएसआर का हमने जिक्र किया अफगानिस्तान को लेकर, उसी तरह से अगर अमेरिका की भी बात देख लें, अमेरिका भी दुनिया का इतना बड़ा पावर होने के बाद एक तालिबान जैसे लड़ाके जो उसकी तुलना में कहीं नहीं थे, 20 साल की जंग लड़ने के बाद नहीं जीत पाया। लेकिन वात्सल्य जी, एक साथ मैं इसके साथ एक बात और भी रखना चाहता हूँ, वो ये होता है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसको हम कहते हैं, जो प्रोपेगेंडा जो होता है, वो उसका एक अहम हिस्सा है जी। और हमको ये याद रखने की कहीं न कहीं जरूरत है कि जो रूस की तरफ से जो प्रोपेगेंडा है या रूस के जो मीडिया हाउसेज जो बोल रहे हैं, वो अभी तक वो बात बाहर नहीं आ पाती है। ज्यादातर जो बातें सुनते हैं हम, वो पश्चिमी देशों की तरफ से, चाहे कोई भी मीडिया हो। तो अब जो ये कहा जा रहा है कि रूस एक तरह से फंस गया है, ये सही है कि रूस कई, जैसे कीव पे उसका हमला है या उसके बाहर जो उनकी एक लंबी कतार लगी हुई थी वाहन की, वो कई हफ्तों तक वहां बनी रही और उसके बाद वो अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन उनकी भी रणनीति में बदलाव हो रहा है, वो फिर बिखर गए हैं और चारों तरफ से शहर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ दें, कीव की जो राजधानी है उसको छोड़ दें, तो बाकी सारे इलाकों पर कहीं न कहीं वो अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। तो अगर वो ये कामयाब होते हैं सप्लाई लाइंस को बंद करने की, ब्लैक सी में भी और पश्चिमी पोलैंड की सीमा की तरफ से भी, और उसके बाद कीव में घुसते हैं, तो ये उनकी कामयाबी होगी कहीं न कहीं। और ये याद रखने की जरूरत है, जैसे कि जिस लेख का आपने जिक्र किया जो बीबीसी में लगी हुई है, उसमें बेलारूस का जिक्र किया गया है कि बेलारूस में रूस के सैनिक इंतजार कर रहे थे और थक गए थे। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सारे यूरोप की सेना ने जर्मनी के सामने जो है वो घुटने टेक दिए थे और आखिरकार जब वो रूस गए तभी जाके उनकी हार हो पाई। और रूस की जो के लोग और रूस के सैनिक मतलब 800 कुछ दिन तक जो है उनको रोके रहे और आखिरकार तब जाके जर्मनी की हार हुई। तो वो और उसकी वजह एक बहुत बड़ी कही जाती है कि वहाँ जो ठंडक पड़ती है वो जर्मनी की फौजें बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो रूस के जहन में ये बात कहीं न कहीं जरूर होगी। साथ साथ ये भी ना भूलना चाहिए कि पुतिन जो है एक स्पाई मास्टर रह चुके हैं। तो ये सब है, लेकिन अब ये देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब इतिहास को भूल जाते हैं। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड तो वो जो बात होती है, तो शायद रूस भी भूल गया हो कि ब्रिटेन और रशिया और उसके बाद
फिर जिस यूएसएसआर और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान में जाके फंसा, उसी तरह से हो सकता है कि रूस अपनी पुरानी बात को भूल गया हो और वहां जाके एक फंसा हो। लेकिन अभी फिलहाल पौन महीने ही हुए हैं। जी, 40 दिन हो चुके हैं। अगर स्पाई मास्टर कहीं फेल तो नहीं हो गए? दोबारा हम लौटेंगे इस सवाल के पास। मैं आपको बता दूं कि हमने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की जानकारी दी तो कई लोगों ने कमेंट किया। राशिद खान ने लिखा कि पुतिन और जेलेंस्की के हट की वजह से न जाने कितनी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई। बालू खान ने लिखा कंगाल कर दिया है रूस को। मस्कीन की राय है कि यूक्रेन की जनता ने गुलाम बनने से अच्छा युद्ध लड़ने को चुना। रूस की ताकत जगजाहिर हो गई। अब रूस को सेना बुलाकर इंसानियत और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। रमेश बछाव ने लिखा कि पुतिन का गेम प्लान क्या था, क्या होगा, ये तो सिर्फ पुतिन ही बता सकते हैं। ऐसे में कोई कैसे अंदाजा लगा सकता है कि प्लान सफल हुआ या असफल। लाइव प्रोग्राम भी सुन रहे हैं महेश गुर्रानी, वो लिखते हैं पुतिन रूस को बर्बाद करके ही मानेंगे। एक सवाल उन्होंने ये पूछा है कि क्या ऐसा है कि पुतिन रूस को बर्बाद करके मानेंगे। अरविंद वरुण लिखते हैं कि इस युद्ध को टाला जा सकता था। कुलदीप जाखड़ लिखते हैं कि रूस का गेम प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। राजवीर साई लिखते हैं कि ये मानवता के लिए खतरा है। एक श्रोता भी इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। जी हेलो। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। और फैजल सर को भी नमस्कार। मैं गोल्डू सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी गोल्डू साहब बताइए, क्या कहना है आपको? सर मेरा यही कहना है कि रूस का पुतिन का जो गेम प्लान था पहले का, वो खारकीव पर कब्जे करना था, लेकिन वो तो अभी तक सफल नहीं हो पाया उनका। और उसके बाद से पुतिन का ये भी उनका फॉर्मूला है कि वो जैसे 2008 में जॉर्जिया को अपनाया था, जॉर्जिया को अपने कब्जे मिले थे 2008 में, उसी तरह वो यूक्रेन पर भी समझ बैठे थे ताकि यूक्रेन को उसी तरह से कब्जा कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वैसा हो नहीं पाया, आपको ऐसा लगता है? एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। नमस्कार वत्सलाल जी, हीरालाल तेलंगाना से बोल रहा हूँ। जी बताइए हीरालाल जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? 10 सेकंड के लिए थोड़ा फैसल भाई जान को आदाबाद, पहली बार बीबीसी में आया एक्सपर्ट बन के। और तकनीक महदो को नमस्कार। और यूक्रेन नाटो के भरोसे सहायता लेकर रूस की बात नहीं सुनी, और रूस चाहता था कि हम चुटकी में मिला देंगे यूक्रेन को, लेकिन जिस प्रकार अभी जेलेंस्की बात कर रही है बहुत देरी हो गई है। अब दोनों के बीच में अहम की लड़ाई हो रही है, अब बीच में छोटे छोटे देश पिस रहे हैं, और इसका बहुत ही भयंकर दूरगामी परिणाम निकलेंगे सर। इसलिए कुछ न कुछ मध्यस्थता करके रूस को जितना जल्दी हो यह युद्ध को रुकना जाना चाहिए। बस मैं इतना ही युद्ध रुकना चाहिए, इनकी ये राय। फैसल साहब एक बार फिर मैं आपको शामिल कर रहा हूँ। सवाल छवि का भी है। अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो और ये तमाम जो देश हैं जिनका आपने भी जिक्र किया है, यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, इसके साथ पुतिन की छवि को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा, किसी ने उनको ठग बताया। रूस ने ये कहा जब पुतिन ने उनको युद्ध अपराधी कहा, पुतिन को बाइडेन ने, कि रूस की तरफ से रिएक्शन आया कि ये बात क्षमा करने के काबिल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लगातार पुतिन को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों की ये भी राय है कि अभी जो पुतिन की इमेज है उसकी तुलना में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनकी छवि बेहतर तरीके से उभर कर सामने आ रही है। खासतौर पर आपने जो मीडिया वाली बात की, लेकिन डेली उनके वीडियो सामने आते हैं। कभी वो अस्पताल जा रहे होते हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, जहां पीड़ितों के आंसू निकल रहे हैं, फिर वो एक तरीके से वार्ता की अपील भी कर रहे हैं। तो किस तरह का ये एक इमेज बिल्डिंग भी चल रही है साथ में? बात है, आज बड़ी आपने एक दिलचस्प सवाल पूछा। सुबह में मैं कहीं सोशल मीडिया पे एक कमेंट किसी का देख रहा था जिसमें अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों का नाम था, और बराक ओबामा साहब और जॉर्ज बुश और क्लिंटन साहब, और उनके बारे में कहा गया था कि ये सब लोग जो है वो इराक के 2 युद्ध के लिए, यमन में और सीरिया में, इन सब जंगों के लिए जो है ये जिम्मेदार है, लेकिन इनको जो है युद्ध अपराधी या कातिल कोई नहीं कहता है। तो ये फिर मैं वही कहूंगा कि ये जो है एक तरह का एक प्रोपेगेंडा वॉर है, जिसमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। और जाहिर है कि पुतिन की छवि इस बात के लिए तो जरूर खराब हुई है कि उन्होंने एक संप्रभु राष्ट्र के ऊपर हमला किया है, और इसको उनके दोस्त जो है, करीबी दोस्त चीन, उसने भी हालांकि इस बात की निंदा नहीं की है, आलोचना नहीं की है, लेकिन ये जरूर कहा है कि हाँ, इसका जो है शांति से जो है इसका निपटारा किया जाना चाहिए। भारत ने भी किसी तरह की सीधी निंदा नहीं की है, लेकिन उनके छवि पर तो असर पड़ा ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो अब ये बात है कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत को जब मिला लिया
तो पश्चिमी देशों ने कहाँ उनको जो है वो कनाडा और अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी अपने संसद को भाषण देने का मौका कहाँ कुवैत के रूलर्स को दिया उन्होंने। तो ये कहीं न कहीं पश्चिम के देशों के जहन में ये बात भी है कि ये लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप में इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है। तो इसीलिए भी उनका कहीं ज्यादा चिंता भी है इसको लेकर के, और वो उनको ये लगता है कि अगर ये जो एक बफर है अगर यूक्रेन का और वो खत्म होता है और रूस अपनी पैठ और बढ़ाने की कोशिश करता है, तो ये जंग इस बात की भी है। एक तरह से हमको याद रखना चाहिए कि एक फॉर्मर जो सुपर पावर था यूएसएसआर, उसका जब विघटन हुआ, उस विघटन को भूलना नहीं चाहते पुतिन, और चाहते हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस का एरिया कायम रखें। और वेस्ट जो है, पश्चिमी देश जो है, वो खासतौर पे पश्चिमी यूरोप के देश हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाएं, जो कि एक अनरिटन एग्रीमेंट जो था याल्टा एग्रीमेंट, जिसमें पूर्वी यूरोप तक सीमित रहना था रूस को, और पश्चिमी यूरोप जो है वो अमेरिका और बाकी देशों के इन्फ्लुएंस से वो कहीं न कहीं बिखरने की कोशिश की है। और पुतिन ने, और इसी को लेकर के जो है वो जंग और रस्साकशी जारी है। बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बीच में, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। सर, मैं गोपाल निवास सिलीगुड़ी बागडोरा से बोल रहा हूँ सर। जी, स्वागत है आपका। जरा अपने पीछे जो आवाज आ रही है ना उसको बंद कर दें तो आपकी आवाज बेहतर सुनाई देगी। जी बताइए। तो कहीं चाहिए वो सर, होली है इसके लिए बाहर माइक बज रही है। जी बताएं, आप अपनी बात रखें। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि यूक्रेन जो एक छोटा सा देश है, लेकिन रशिया तो NATO का सदस्य है सर। रशिया तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हेलो सर। जी आप अपनी बात रखें। हाँ, तो सैजन साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, रशिया चाहे तो एक दिन में सारा कुछ समेट सकता है, लेकिन जो अमेरिका है सहायता तो कर रहा है, लेकिन ये है कि सामने नहीं कर रहा है। सामने नहीं कर रहा। आपका सवाल है कि क्या सब कुछ एक दिन में खत्म हो सकता है? एक और श्रोता है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं ये भी बताइए। मदन लाल नमोरिया बोल रहा हूँ, वात्सल्य जी नमस्कार। जी स्वागत है मदन लाल जी, अपनी बात रखिए सर। व्लादिमीर पुतिन अपनी योजनाबद्ध तरीके से बगैर जन हानि किए हुए और अपने जो विश्वव्यापी आर्थिक संबंध है उनको बाहर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। वो जानबूझकर बड़ा हमला नहीं करना चाहते, क्योंकि रूस उसी का, यूक्रेन उसी का एक पार्ट है, और अपने जो करीबी है अपने भाई उन पर नरसार नहीं किया जाता सर, यही मेरी राय है। जी पार्ट तो नहीं, एक संप्रभु देश है जैसा अभी फैसल सर ने बताया यूक्रेन। आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी लगता है कि संपर्क कट गया है इनसे। फैसल साहब, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि रूस को भी झटके लग रहे हैं जैसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, और जेलेंस्की ने एक तरीके से बातचीत की आज पेशकश की है। सुबह वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी हुआ है। पोप भी कह चुके हैं कि बातचीत के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। दुनिया के कई देश ऐसी बात कर चुके हैं। फ्रांस, इजराइल मध्यस्थता की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कोई बात बन सकती है? जैसा हमारे एक श्रोता ने पूछा कि एक दिन में मामला समेट सकता है, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको, कोई संकेत? देखिए, पिछले दिनों जो बात हुई थी उसमें यूक्रेन की तरफ से भी ये कहा गया कि टेक्निकल पॉइंट पर ये बात कहीं रुकी हुई है, और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पुतिन को ही नहीं बल्कि रूस को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जंग लड़ना एक पैसा लगने वाली एक चीज होती है, उसके लिए एक बड़ा फंड चाहिए होता है, और जाहिर है कि उनके सैनिक भी मारे गए। जैसा कि यूक्रेन का दावा है कि अभी तक 14,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि ये एक एग्जेजरेशन भी हो सकता है क्योंकि इस तरह के मामलों में, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जेलेंस्की भी कहीं न कहीं जो अपने पेडेस्टल पर बैठे हुए थे जो नाटो की सदस्यता को लेकर, वो भी कहें कि ये जो है कभी हम इस तरह की जो है बात कर ही नहीं रहे थे, तो एक तरह से वो भी अपने पेडेस्टल से कहीं नीचे आए हैं। अगर दोनों कहीं एक जगह बैठते हैं तो शायद बात बन सकती है, शायद बात बनेगी। वक्त हमारे पास सर आज इतना ही है। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे माफी। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात कल शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।